Hello, my dear future CAs. Welcome to the video of May 2026 CA Foundation Economics Suggested Answer Review. देखो बेटा, मैंने जो है वो क्विक रिव्यू पहले ही अपलोड किया था जहां पे मैंने ये बोला था बच्चों को कि पेपर बहुत ही इजी था, बिल्कुल मैनेजेबल था और इस पेपर के अंदर आपको 60 प्लस 70 प्लस मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी बात है। तो जितने भी बच्चों ने पेपर रिव्यू दिया है उन सब ने बोला था कि सर पेपर बहुत ही अच्छा रहा और बिल्कुल जैसा मैंने बोला था, जितने पेपर्स मैंने अभी तक लिए हैं, जितने मैंने मैराथन लिए, उसमें मैंने जितनी भी बातें बोली, जितना भी मैंने एमसीक्यू सीरीज में बोला था, उस पे ही बेस करते हुए हमारा पूरा पेपर आया है ना। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि जितने क्वेश्चंस हमने लिए या जितने रिलेटेबल क्वेश्चंस हमने लिए उसमें से ही पूरा पूरा पेपर बना है। तो बहुत ही इजी मैनेजेबल ऐसा पेपर रहा है, ये पूरा पूरा रिव्यू है। फुल डिटेल आंसर्स मैं आपको इस पेपर के बताने वाला हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात, मेरे पास जो पेपर कोड है दैट इज ZGH और उसके हिसाब से मैं सारे आंसर्स बता रहा हूँ, है ना। आपके पेपर के अंदर पेपर पैटर्न थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, है ना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऑलरेडी आंसर्स आपको पेंसिल से टिक किए हुए दिखेंगे, बट वो आंसर्स जो है वो स्टूडेंट ने टिक किए हुए आंसर्स है। मेन रिजल्ट जो है वो मेन आंसर जो है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको चेक करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आप इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करने के लिए 1.5x पे भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी बेटा। ठीक है, चलो पहला सवाल पूछा गया है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6, है ना, सॉरी चैप्टर नंबर यहाँ पे अपने को जो पूछा दैट इज चैप्टर नंबर इन्होंने पूछ लिया 8, है ना, दैट इज यूनिट नंबर 2, मनी सप्लाई के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कैलकुलेट द करेंसी विद पब्लिक फ्रॉम द अंडर मेंशन डेटा। अभी देखो, करेंसी विद पब्लिक बोलने के बाद में हमने क्या करना पड़ेगा, सर्कुलेशन ऑफ रुपी कॉइन्स को ऐड करना है, सर्कुलेशन ऑफ स्मॉल कॉइन्स को ऐड करना है, नोट्स इन सर्कुलेशन को ऐड करना है। इतना तो अपने को समझ जाता है। बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, जहां पे आता है दैट इज कैश ऑन हैंड्स विद द बैंक के साथ में। सर इसका क्या करना चाहिए, तो बेटा ये अपने को इस टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो अपने को क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको जो है वो प्लस करना है तीन चीजों को। ओके, 25550 प्लस 750 आपको करना है, प्लस आपको करना है 35,50,000, है ना। और इसमें से आपको माइनस करना है दैट बेटा दैट इज 66,500। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनता है दैट विल बी योर आंसर, है ना, जिसका आंसर रहेगा दैट इज 35,09,800। ओके, यस 35,09,800 यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए, है ना। आप लोगों के लिए मैं एक बार कैलकुलेट भी आपको करके बता देता हूँ, जिससे आपको ये आंसर इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। ओके, देखो 2550 प्लस 750 हमने किया, प्लस 3550 हम कर रहे हैं। ओके, माइनस 66,500 किया जा रहा है दैट इज 35,09,800। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना बेटा। यस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। क्या बोला है, इफ मनी सप्लाई इंक्रीजेस बाय रुपीज 750 करोड़ वेर देर इज एन इंजेक्शन ऑफ रुपीज 250 करोड़। मतलब क्या है ना, कि भाई इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शन हो रहा है। ओके, इंजेक्शन मतलब क्या होता है बेटा, मैं बोल सकता हूँ इसको इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट कितने का कर रही है सरकार, 250 करोड़ का। ठीक है, और इससे हमारा मनी सप्लाई एम कितने से बढ़ रहा है, 750 करोड़ से। तो हमको पूछा गया व्हाट इज द मनी मल्टीप्लायर, है ना। मनी मल्टीप्लायर का सिंपल सा फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, मनी मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको पता चल जाएगा आपका मनी मल्टीप्लायर कितना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 750 डिवाइडेड बाय 250 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। 3 इज माई मनी मल्टीप्लायर। कितना है मेरा मनी मल्टीप्लायर बेटा, 3 इज माई मनी मल्टीप्लायर, है ना। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, next, which of the following is the rate set by the monetary policy framework MPFA and is the maximum tolerable rate that RBI should target to achieve price stability in इंडिया, है ना। तो ऐसा कौन सा रेट है, ये कहाँ पूछा गया है, देखो चैप्टर नंबर 8 के यूनिट नंबर 3 में अपने को ये बात देखने को मिलती है और मोर स्पेसिफिकली ये अपने को देखने को मिलता है इन द ग्लॉसरी, है ना, जो सबसे एंड में आपके दिए हुए हैं वहां पे अपने को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसका आंसर होना चाहिए दैट इज इन्फ्लेशन रेट, है ना। चैप्टर नंबर 8 का यूनिट नंबर 3 अगर आप पढ़ते हो, स्ट्रेट लाइन मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है। और मैं हमेशा आपको ये बात बोलते रहता हूँ बेटा कि मॉड्यूल पढ़ते रहो, बिकॉज सारे क्वेश्चंस जो आईसीआई पूछती है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉड्यूल के लाइंस होते हैं, आप सभी क्वेश्चंस को डायरेक्टली मॉड्यूल में जाके चेक कर सकते हो और मॉड्यूल से आपको ये सारे आंसर्स क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई देंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बता जो मैंने इस पेपर में ऑब्जर्व की कि आईसीआई ने बहुत सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, आइदर इट बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, 6, 8, 9, कहीं से भी रहने दो, आईसीआई ने जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत जगह पूछे बेटा। तो उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द क्रेडिट मल्टीप्लायर इज 4 कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, है ना। अभी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय
वन सी इज इक्वल्स टू 1/RRR, है ना। अभी मुझे क्रेडिट मल्टीप्लायर पता है 4, मुझे पता करना है CRR, तो मैं क्या करूंगा, है ना, RRR इज इक्वल्स टू 1/, क्रेडिट मल्टीप्लायर कर दो, तो 1/4 अगर मैं करूंगा तो आंसर विल बी व्हाट, है ना, 0.25, और 0.25 को परसेंटेज में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 यहाँ पे आंसर बनता है बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बार अपन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, कंट्रोलिंग क्रेडिट बाय नॉट लेंडिंग टू सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज और स्पेकुलेटिव बिजनेसेस इज रेफर्ड टू एज। अगेन चैप्टर नंबर 8 के यूनिट नंबर 3 से सवाल पूछ लिया गया कि ऐसे ऐसा कौन सा हमारा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है, दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया हमारे चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 2 से। कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना होगा अगर सेविंग फंक्शन अपने को दिया हुआ है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अपने को दिया हुआ है। अभी एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा कि हमारा S इज इक्वल्स टू आई हो जाता है। क्या हो जाता है, S इज इक्वल्स टू आई, मतलब सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग फंक्शन क्या है, -20 प्लस 0.2, है ना, तो मैंने लिख दिया ओके, -20 प्लस 0.5 आई क्या, ये 0.25 है ना, यस ओके, 0.25 y इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, है ना, I इज इक्वल्स टू 100 करोड़। तो मेरे को ये इक्वेट करके क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दैट इज y मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 0.25 y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 20, है ना, तो मेरा y हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 0.25। तो मुझे क्या करना है, 120 डिवाइडेड बाय 0.25, तो मेरा आंसर आ जाएगा 480, यानी कि 480 करोड़। कितना हो गया बेटा, 480 करोड़, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल भी सही जवाब बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द एनएनपी एमपी व्हेन एनएनपी एफसी इज। अभी अपने को जो है वो चैप्टर नंबर 6 के यूनिट नंबर 1 से ये सवाल पूछ लिया गया है, कैलकुलेट करो एनएनपी एमपी कितना है। तो मैंने ना आपको ये सिखाया है कैसे अपन ये फॉर्मूलाज बना सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है, आपको एनएनपी एमपी पता करना है तो वो लिख लो। आपको क्या दिया हुआ है, एनएनपी एफसी दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब मुझे देखना है चेंज क्या है, चेंज इज ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है मार्केट प्राइस, और मेरे पास दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मुझे क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पे ऐड कर देना है ना, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT। ओके, अभी NIT का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो मैंने क्या किया, NNPFC लिया 15,000 का, ठीक है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मेरे लिए पास इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए वाले 450 करोड़। डायरेक्ट टैक्सेस का डेटा कुछ भी काम का नहीं है बेटा, कंफ्यूज मत होना। सब्सिडीज दिया हुआ है तो क्या करूंगा, 450 माइनस 250 कर दूंगा। ठीक है, कितना हो गया ये, 15,000 प्लस 200, यानी कि 15,200। ठीक है बेटा, यस, 15,200, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो क्या बोला है, अगेन जीडीपी डिफ्लेटर, चैप्टर नंबर 6 के यूनिट नंबर 1 से। देखो बहुत से क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड पूछे हैं और ICI पूछ रहा है, मतलब अपने को सारे फॉर्मुलेज अच्छे से लर्न करके जाने पड़ेंगे। और ये मैंने बात बहुत बार बोली है, और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस मैंने अपने क्वेश्चन पेपर्स में कंडक्ट किए हैं, मैंने अपने मैराथन में MCQ सीरीज में हर जगह आपको ये बातें बोली है बेटा। ठीक है, अभी अपने को बोला है कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यस, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, है ना। क्या करेंगे अपन, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इंटू 100। ठीक है, अभी मुझे बोलो नॉमिनल कितना दिया हुआ है, 6750, है ना, 6750, रियल कितना है 4.5 इंटू 100, निकालो बेटा क्या हो जाएगा, 6750 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 100, दैट इज 150। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सी बात है, 150 रुपए यहाँ पे 150 यहाँ पे हमारा जीडीपी डिफ्लेटर बन जाता है बेटा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सिडीज। यहाँ पे सब्सिडी कैलकुलेट करने बोला है। आपको क्या दिया हुआ है, देखो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, NNPFC आपको दिया हुआ है। आपको पता करना है, आपको दिया हुआ है और भी नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हुए हैं, आपको पता करना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सिडी। तो मेरे पास जो डेटा है ना, पहले मैंने वो लिख लेना चाहिए, है ना। तो चलो अपन वो पहले लिख लेते। ओके, मुझे दिया हुआ है NNPFC और मुझे पता है NNPMP। अभी मुझे अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब ही क्या होता है बेटा, सब्सिडी, सॉरी, है ना,
इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ओके, तो मेरे पास जो डेटा है मैं पहले लिख लेता हूँ, है ना। 4,500 दैट इज माय नेशनल इनकम NNPFC। NNPMP मुझे दिया हुआ है 4,800 का, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे पास में है 350 करोड़ के। ओके, और अगर मैं ब्रैकेट सॉल्व कर दूं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और सब्सिडीज मेरा बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 4,500 इज इक्वल्स टू, अभी 4,800 में से अगर आप 350 निकाल दो तो कितना बचेगा, 4,450, ठीक है। प्लस हो जाएगा सेविंग, है ना। तो सॉरी सब्सिडीज, तो सब्सिडीज के लिए क्या करेंगे, 4,500 माइनस 4,450, सो इट विल बी सब्सिडीज। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 50 का, ठीक है। व्हाट इज योर सब्सिडी, 50 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ओके, 50 करोड़ इज योर अमाउंट ऑफ सब्सिडी बेटा, ठीक है। चलो 9 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। 10th पे आते देखो क्या बोला वो, है ना। अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 1। ओके, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द मेथड दैट मेजर्स नेशनल इनकम थ्रू द समेशन ऑफ फैक्टर इनकम। अभी फैक्टर्स की इनकम को ऐड करके कौन से अपन मेथड की बात कर रहे हैं बेटा, इनकम मेथड की बात कर रहे हैं, जहां पे फैक्टर्स इनकम को कंसिडर किया जाता है, दैट इज अवर इनकम मेथड, ऑप्शन नंबर डी, है ना। वैल्यू एडेड, डिस्पोजल या एक्सपेंडिचर, ये सब है क्या इसका आंसर, नहीं होना चाहिए, दैट इज 10th का ऑप्शन नंबर डी आंसर आना चाहिए, ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो 10 क्वेश्चन हो गए बेटा, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो, है ना। मैं आपके लिए बहुत ही फटाफट सारे आंसर्स हमें बता रहा हूँ, विद इन 1 आवर हम ये सारा पेपर कवर करने वाले बेटा। तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं ये कमेंट करना जरूरी है, राइट। और इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट भी करना है कि आपको पूरा आंसर शीट देखने के बाद में, आंसर की देखने के बाद में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और जिस भी स्टूडेंट्स के एग्जैक्ट करेक्ट मार्क्स आ जाएंगे ना, अपन बेटा मेरे तरफ से उसको एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा, है ना। तो पूरा डिटेल वीडियो देखो, एंड तक देखो, और अपने जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट में लिख के जाओ, ठीक है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, post independence which philosophy in Indian economics is related to small scale and cottage industries and village republicans। ठीक है, कहाँ बोला ये, चैप्टर नंबर 10 में कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में, है ना। कौन बात करता था, हमारे गांधी जी बात करते थे, दैट इज गांधीयन फिलोसॉफी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, है ना। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन से क्या रिलेट नहीं करता है, ठीक है। अभी एक्सचेंज रेट अगर डिप्रिशिएट हो जाएंगे तो इससे एक्सपांशन बढ़ेगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना। क्या इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगे क्या, बिल्कुल बढ़ेंगे। क्या इससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सुधर जाएगा क्या, बिल्कुल सुधर जाएगा बेटा, ठीक है। एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होना मतलब क्या होता है कि अपने करंट कंट्री की जो करेंसी है उसको स्ट्रॉन्ग करना। अभी अपने कंट्री का करेंसी अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो भाई अपना फायदा ही होगा, ठीक है। ओके, बट इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं होता, दैट इज इट लोअर्स द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट। हमारे एक्सचेंज रेट जो है वो डिप्रिशिएट होने की वजह से हमारे जो इंपोर्ट्स है उसके रिलेटिव प्राइसेस कम होते हैं क्या बेटा, नहीं होते, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, है ना। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ये किसका एग्जांपल है ना। चैप्टर नंबर 9 के यूनिट नंबर 3 में अपन ये बात पढ़ते हैं, ओके, अबाउट द रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, जहां पे अपन कस्टम यूनियन के बारे में पढ़ते बेटा, किसके बारे में, कस्टम यूनियन के बारे में, है ना। वहां पे अपने को गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, है ना। देखो ये जो बात है, ये फॉर्मूला आप लोग ऐसा मानते हो कि आईसीआई ने गलत दिया हुआ है, बट जैसा आईसीआई ने दिया है वैसा ही आपको यूज करना पड़ता है, आप अपनी मर्जी यहाँ पे नहीं चला सकते, ठीक है। कैलकुलेट करने बोला है, सर रियल एक्सचेंज रेट क्या है बताओ। अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट 15 है, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स 250 है, और फॉरेन प्राइस इंडेक्स कितना है बेटा, 200। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है ना, रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला, ठीक है। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन कौन सा सॉल्व कर रहे हैं बेटा, 14, है ना। 14 का आंसर क्या होना चाहिए, रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल्स टू, है ना, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक डिवाइडेड बाय फॉरेन, ठीक है। और कभी कभी लोग बोलते हैं कि फॉरेन डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक होना चाहिए, अभी वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसका लेना देना नहीं है, आईसीआई ने जो दिया है उसको फॉलो करो, बाकी दिमाग मत लड़ो, ठीक है। सो 15 इंटू डोमेस्टिक कितना है, 250 डिवाइडेड बाय 200, बस इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस, क्या करूं मैं अभी, 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 20, 18.75। ओके बेटा, 18.75 आंसर आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज डज नॉट गिव राइज टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, यस इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, बिकॉज अपन यहाँ पे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले रहे हैं, यस इट इज अ पार्ट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इससे कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, उल्टा अपन जो है वो बाहर से लोन लेके आ रहे हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट है क्या,
नहीं है, सो इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। जॉइंट वेंचर क्रिएट करना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करना, ये सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है बेटा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोलते, which of the following measures are usually aimed at restricting the quantity of goods that can be imported irrespective of whether they originate from different sources or from वन पर्टिकुलर सप्लायर। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। सो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज नहीं, रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात नहीं हो रही है, बिकॉज रूल्स ऑफ ओरिजिन तो अपन इसलिए देखते हैं कहाँ प्रोड्यूस हुआ है ये समझने के लिए, ठीक है। सो इट इज नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन बोल सकते हो क्या, यस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। यहाँ पे कोई लाइसेंसिंग वगैरह की अपन बात नहीं कर रहे, अपन बस रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे चैप्टर नंबर 9 का यूनिट नंबर 2, बहुत ही बढ़िया, जहां पे मैंने आपको बोला था कि हमेशा आईसीआई टैरिफ पे क्वेश्चन पूछती ही है, तो आईसीआई ने पूछा ही है बेटा, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ टैरिफ इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट्स ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, आप क्या इंपोर्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आपका टैरिफ डिसाइड करना, मतलब क्या होता है, दैट इज टेक्निकल टैरिफ। क्या होता है ये टेक्निकल टैरिफ, ये सेम क्वेश्चन हमने हमारे एमसीक्यू मैराथन्स में और हमारे पेपर्स में ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। Which of the following is not an assumption of absolute advantage theory in international trade, है ना। absolute advantage theory कहाँ पढ़ते हैं अपन, चैप्टर नंबर 9 के यूनिट नंबर 1 में पढ़ते हैं, है ना। यस, यानी कि कोई एक कंट्री जो है वो एक चीज में अच्छी होगी, दूसरी कंट्री दूसरी चीज में अच्छी होगी, दैट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज बिल्कुल होता है। लेबर बिंग मोबाइल विद इन द कंट्री बट इमोबाइल बिटवीन द कंट्रीज, यस, बिकॉज यहाँ पे कंट्री में मूवमेंट की बात नहीं करी गई है। टू कंट्री एंड टू कमोडिटी फ्रेमवर्क, यस, ये भी बिल्कुल होता है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये हमारा कोई अजम्पशन नहीं है, दैट इज 18th का आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which form of tariff is a duty to bring the price of imported commodity up to the level of domestic support price of the commodity, अपन ये किसको बोलते हैं, ये बोला जाता है दैट इज वेरिएबल टैरिफ। बेटा किसको बोलते हैं अपन, वेरिएबल टैरिफ, है ना। प्रिफरेंशियल टैरिफ, प्रेफरेंस जिस कंट्रीज को देना है उनके ऊपर लगता है। बाउंड टैरिफ, ये हमारे जो फ्रेंड क्या बोलते हैं अपन उसको, डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं उसको अपन मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हैं, दैट इज बाउंड टैरिफ। अप्लाइड टैरिफ मतलब डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स को कितना लगाना चाहिए टैरिफ, वो होता है ना। तो वेरिएबल टैरिफ ये ऐसा टैक्स है जो अपन किसी भी इंपोर्ट्स पे लगा रहे हैं सो दैट उसका जो प्राइस है इंडिया में बढ़ जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, which type of non-technical measure is adopted in international trade in order to नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड टेम्पररीली लिमिट इंपोर्ट्स, है ना। मतलब अपन किसी साथ भेदभाव नहीं करना चाह रहे, ठीक है। बस अपन अपनी कंट्री के लोगों को, अपनी कंट्री के इंडस्ट्री को इंजोर्ड होने से, है ना, डरने से या उनके जो भी नुकसान हो रहे हैं उस नुकसान से बचाने का काम कर रहे हैं, है ना। मतलब अपन बचा रहे, बचाने का काम क्या होता है, सेफ गार्ड करना। क्या होता है बेटा, सेफ गार्ड। इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, सेफ गार्ड मेजर्स होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। यस, सो मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आपने एग्जाम्स में जो हुए हैं या आपने जो बहुत अच्छे से पढ़े हैं उसमें से ये कुछ भी नया यहाँ पे आपको देखने को बहुत ही रेयर मिलेगा, ठीक है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया जो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया हो, या जो आईसीआई ने कहीं बोला ही नहीं था, अचानक से कुछ तो नई बात पूछ ली, या जीके पे कोई सवाल कर लिया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से ही आया है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मॉड्यूल अच्छे से पढ़ के जानी चाहिए। 1 डे बिफोर द एग्जाम भी अपने मॉड्यूल ही पढ़ना चाहिए, और कुछ भी पढ़ना चाहिए क्या, नहीं। देखो क्लास के टाइम पे अपन नोट्स वगैरह फॉलो करते हैं, नोट्स में से पढ़ाई करते हैं, दैट इज वन पार्ट, वहां पे पढ़ना ठीक है। बट फुल सिलेबस की जब अपन बात कर रहे हैं, जब अपने को रिवीजन करना है, मैराथन करना है, तो अपने को क्या नोट्स में से गो थ्रू करना चाहिए क्या, नहीं बेटा। आई प्रिफर की मॉड्यूल से होना चाहिए, और मैं जब भी मैराथन करवाता हूँ मॉड्यूल से ही करवाता हूँ, सो दैट अपनी कोई भी बात छूटे नहीं और इंपॉर्टेंट लाइंस को अपन पढ़ के जाए, ठीक है। सो इसलिए मैं बोलता हूँ मॉड्यूल पढ़ना इज जरूरी। आप भी आपके जूनियर्स को यही बात फॉलो कीजिएगा कि मॉड्यूल पढ़ के जा भाई, कुछ और पढ़ के मत पढ़, क्या पढ़, मॉड्यूल पढ़। किसी भी फैकल्टी के नोट्स में से पेपर नहीं बनता है, पेपर बनता है आपके मॉड्यूल से, तो आपने मॉड्यूल से ही पूरी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। देखो, while determining national income, the income which is not spent on recently produced consumption goods and services may be referred as, मतलब ऐसा पैसा जो इनकम का पार्ट है बट आपने कहीं खर्चा नहीं किया, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो हो गया इनकम का लीकेज। क्या हो गया बेटा, इनकम का लीकेज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। Which of the following statements correctly explains the relationship between MPC and MPS and investment multiplier? ओके, अभी MPC MPS इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है। अगर मेरा MPC बढ़ता है तो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ता है, अगर मेरा MPC कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कम होता है ना। अगर मेरा MPS बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होता है, और अगर MPS कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर
बढ़ जाता है। मतलब कंजम्पशन करना ये अच्छी बात है, कंजम्पशन करने से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ता है, बिकॉज इकोनॉमी में पैसा घूमते रहता है। ठीक है, सो देखो ऑप्शन नंबर ए ही बोला है, हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो यही स्टेटमेंट सही है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार हमने पढ़ लेना चाहिए। पता चला ए और बी दोनों भी सही थे, ऑप्शन नंबर सी में ए एंड बी बोथ दिया हुआ था, तो इसके लिए पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो अपन नहीं पढ़े तो भी चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, national income is calculated as the consolidation of the production of each industry आफ्टर रिड्यूसिंग द इंटरमीडिएट परचेसेस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। सो ये कौन सा मेथड है, इसको अपन वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड या फाइनल गुड्स अप्रोच अपन इसको बोल सकते हैं। सो ये इनकम अप्रोच नहीं है, एक्सपेंडिचर भी नहीं है, डिस्पोजेबल भी नहीं है। डिस्पोजेबल मतलब एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो ये क्या, ये है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, जो हमारे वैल्यू एडेड मेथड का एक दूसरा नाम है, प्रोडक्ट मेथड का दूसरा नाम है, दैट इज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर बनना चाहिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इन इकोनॉमीज, है ना, व्हाट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द नेशनल एंड डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है दैट इज एनएफआईए, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। वेरी बेसिक एंड वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, द कंडीशन फॉर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्रेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। अच्छा, ये बात अपन ने पहले ही ऊपर भी करी थी, वही बात यहाँ पे पूछी गई है, देखा है ना, दैट इज सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। ना, चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 2 से ये सवाल पूछा गया है। सी प्लस आई इज इक्वल्स टू एस होता है क्या, नहीं होता है ना, बिकॉज सी प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई हो जाता है। सी माइनस आई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, नहीं। सी प्लस आई इज इक्वल्स टू सी माइनस एस, नहीं, है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, when a firm decides to change its product line, replace worn out machinery, worn out मतलब क्या है, जो खराब हो गई है। ठीक है, एक नया प्रोडक्शन फैसिलिटी खरीद रहा है, नई अपन असेट्स खरीद रहे हैं, न्यू सेट ऑफ क्लाइंट्स अपन एक्वायर कर रहे हैं। इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अपन नए से जो है वो पूरा बिजनेस बनाने का काम कर रहे हैं, पुरानी मशीनरी को निकाल रहे हैं और नई मशीनरी को वहां पे ला रहे हैं, रिप्लेस किया जा रहा है। इसके लिए क्या बोला है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, है ना, अपन एडिशनली कुछ तो भी कॉस्ट यहाँ पे बियर कर रहे हैं। देखो, संक कॉस्ट इसका पार्ट नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं आता है, इम्प्लिसिट नहीं आता है, तो बचा क्या, इंक्रीमेंटल, वही होना चाहिए, है ना, दैट इज 26 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, the maximum amount of output that can be produced with the given quantities of inputs under which statement of technical knowledge is termed as। बहुत ही सिंपल सवाल, चैप्टर नंबर 3 के यूनिट नंबर 1 से, दैट इज इट इज टर्म्ड एज अ प्रोडक्शन फंक्शन, जहां पे अपन ये बात करते हैं कि इनपुट और आउटपुट, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है, कितने इनपुट्स लगाने से कितना आउटपुट आपको मिलता है, ये बताया जाता है प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे उसका आंसर हमारा आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉस्ट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, है ना, कॉस्ट के टाइप्स क्या हो सकते हैं, क्या वो फिक्स्ड और वेरिएबल हो सकती है, यस, बिल्कुल भी वो फिक्स्ड और वेरिएबल हो सकता है। फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल नहीं, फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल नहीं, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल नहीं। तो कॉस्ट के मेजरली दो टाइप्स होते हैं, है ना, दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेक द जॉब कंटेंट्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग इज अ डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अभी जॉब कंटेंट्स को इंटरेस्टिंग बनाओ, चैलेंजिंग बनाओ, है ना, ये कौन से ऑब्जेक्टिव में आता है, अपन 5 ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, है ना, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, है ना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या ओके। सो वो अपन यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे अपन अपने एम्प्लॉयज के जॉब के लिए अपन बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, यस, ये बात अपन यहाँ पे समझते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 30, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, देखो अगेन, क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है ना। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, ओके, और अ कम्युनिटी विच मे बी यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ऐसा कौन सा फैक्टर है हमारे पूरे फैक्टर्स के अंदर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जिसका यूज करके अपन और वेल्थ क्रिएट करते हैं, दैट इज कैपिटल। कैपिटल जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, अपन जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसका यूज करके और वेल्थ को क्रिएट किया जाता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज फोकस्ड एट द एम्पावरमेंट ऑफ एमएसएमई, है ना। चैप्टर नंबर 10 के अंदर अपन इसकी बात करते हैं, एमएसएमई के बारे में आता है, दैट इज उद्यमी भारत, जिसमें अपन उद्यम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच मेजर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स इन इंडिया, है ना। ऐसा कौन सा हमने डिजाइन किया हुआ इनकम सपोर्ट है हमारे फार्मर्स के लिए, दैट इज पीएम किसान योजना। हमारे प्रधानमंत्री जी की किसान योजना जो है, उससे अपन प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरिस्ट लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए इनकम सपोर्ट लाने का काम कर रहे हैं बेटा। ठीक है,
Next question number 33. Interest rate liberalization and reduction in controls on the banks in India by the Reserve Bank of India with regard to interest rates and chargeable on loans and payable on deposits are closely associated with which of the following of economic reforms. देखो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जो है हमारे राउंड पेपर्स में भी हमने लिया था, एमसीक्यू सीरीज में भी हमने लिया है, ठीक है. दैट इज क्या होता है मॉनेटरी रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बिकॉज आरबीआई का काम ही है मॉनेटरी रिफॉर्म्स करते रहना, फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ चेंजेस लेके आना. दैट इज बोथ 2 and 4. ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज में आया है बेटा, ठीक है. नेक्स्ट ये भी सेम क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज में हमने लिया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नेटवर्किंग एग्जिस्टिंग एमपीएस एपीएमसी मंडीज टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज. दैट इज ई नाम, है ना. 34 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी. मनी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये अपने को पूछा है. देखो चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1. अच्छा और एक बात ऑब्जर्व करो, जितने भी जगह पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पे हर जगह उन्होंने नॉट पे ही सवाल किया है. नॉट अजम्पशन, नॉट कैरेक्टरिस्टिक, नॉट ये, नॉट वो. तो ये इनको नॉट बड़ा पसंद है, बिकॉज ये चाहते हैं कि 3 तो ऑप्शन सही है, आपको वो पता करना है जो गलत है. हम आपको ये नहीं पूछ रहे सही क्या है बताओ, हम आपको पूछ रहे गलत क्या है बताओ. तो ये आईसीआई का ट्रिक है, जिसमें बहुत बार बच्चे क्या होता है ये नॉट पढ़ना भूल जाते हैं, और जब नॉट नहीं पढ़ते ना तो गलत ऑप्शन को टिक करके आते हैं. तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ऑप्शन में क्या दिया है, और पेपर इजीली 2 घंटे में हो जाता है. तो आराम आराम से सॉल्व करना चाहिए, कोई भी गड़बड़ करनी नहीं होती, ठीक है. सो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो पैसा पेरिशेबल नहीं होता है, पैसा जो है वो बिल्कुल भी ड्यूरेबल होता है. दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो आपको जो है आपकी सारी कैपिटल आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपकी रिसीट्स ऐड करनी है, लेस करना पड़ता है आपका जो भी डेफिसिट है. बट जब भी आप रिसीट्स कंसिडर करते हो तो आपको उसमें बोरोइंग्स को कंसिडर नहीं करना होता, ठीक है. इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा. ओके. तो अपने को क्या क्या दिया है, देखो रेवेन्यू डेफिसिट दिया है और अपने को कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है. देखो ऑलरेडी उन्होंने अपने को रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करके दिया है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, अपने को सिर्फ कैपिटल डेफिसिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और अपना आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है. सो देखो रेवेन्यू डिफिसिट है 5000, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है, दैट इज 2500 रुपए का. तो इसको यहाँ पे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 7500 रुपए. सो टोटल हमारा यहाँ पे जो डेफिसिट बन रहा है ना, ओके, दैट इज 7500 रुपए. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. सो 36 का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है. रेवेन्यू डेफिसिट है 5000 रुपए का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 45 का, ओके सॉरी कैपिटल रिसीट्स 40 to 500 की है ना, तो यहाँ पे डेफिसिट नहीं बन रहा है, उल्टा यहाँ पे अपने पास में जो है वो सरप्लस बन रहा है ना. यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 2500 का सरप्लस, दैट इज 2500, बिकॉज रिसीट्स जो है वो सॉरी नहीं रिसीट्स तो कम है और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो तो ज्यादा है. ओके तो यहाँ पे अगेन सॉरी यहाँ 2500 का ही यहाँ पे हमारा जो डेफिसिट बन रहा है, और उसकी वजह से प्लस करके हमारा 7500 का डेफिसिट यहाँ पे बनना चाहिए बेटा, ठीक है, डन है ना. रेवेन्यू डेफिसिट इज ऑफ 5000 और कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है 2500 का. वो भी हमारे लिए क्या है डेफिसिट ही है, बिकॉज खर्चा ज्यादा है और कमाई कम है, और वो ऐड कर देंगे तो 7500 का डेफिसिट बन जाएगा. दैट इज 36 का डी होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, the act of undisciplined students shouting and making nuisance during a lecture session in a class and disrupting teachers from delivering their lectures in an example of. अभी बेटा ये सब लोग आप हो, ये हो आप सब लोग, है ना. आप ये भी तो काम करते थे, मैं जब भी क्लास में पढ़ाता था आप मुझे डिस्टर्ब करते थे, है ना. कुछ तो कुछ बातें करके, कुछ तो कुछ अपने आप में बातें करो, कुछ तो मस्ती करो, धिंगाने करो, और ऐसे धिंगाने करते करते बेटा हमारा सारा फाउंडेशन का सिलेबस खत्म हो गया, है ना. और आज अपन पेपर पूरा दे के आ चुके हैं, और पेपर दे के आने के बाद आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि आपने क्या किया. आपने ये सब गलतियां कर दी, इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से हुआ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, है ना, या नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी. देखो इतनी तो बात है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना. और ये गलत किसके तरफ से हो रहा है, ये आपके तरफ से हो रहा है. आप कौन हो, आप हो कंज्यूमर, मैं हूं प्रोड्यूसर, है ना. तो आपने ये जनरेट किया है, इस वजह से क्या हो जाएगा नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी बन जाएगा, राइट. सो इट इज जनरेटेड फ्रॉम द कंज्यूमर, इसलिए उसको कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी बोलना है, और इस वजह से कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा है, दैट इज नेगेटिविटी. सो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी ऐसे होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके. क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following institution is not responsible for the public debt management in India? भी पब्लिक डेट मैनेजमेंट के अंदर दो पार्ट आता है, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट. तो इंटरनल डेट जो भी है वो कौन मैनेज करेगा, आरबीआई मैनेज करेगा. एक्सटर्नल डेट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज कर लेगा, ठीक है. सो सेबी जो है वो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं है पब्लिक डेट मैनेजमेंट के लिए. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
नॉन टैक्स रेवेन्यू अंडर पब्लिक फाइनेंस, मतलब इसमें से तीन चीजें हैं जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, आपको ये बताना है कि कौन सा टैक्स रेवेन्यू में जा सकता है। सो इंटरेस्ट रिसीट्स इज अ नॉन टैक्स, डिविडेंड इज ऑल्सो नॉन टैक्स, रिसिप्ट्स फ्रॉम रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इज ऑल्सो नॉन टैक्स, है ना। सो क्या टैक्स रेवेन्यू है? जीएसटी कॉम्पेंसेशन 6, बिकॉज जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इसलिए वो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा टैक्स रेवेन्यू बन जाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अ फर्म अर्न्स जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। अभी जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कब आता है सर? जब हमारा प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट हो जाए, है ना, मतलब जितना हमारा इनकम है ओके उतना ही हमारा क्या है, खर्चा है, मतलब हमारा वहां पे जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन अपन जिसे बोल सकते हैं, या इसे अपन नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट वाला सिचुएशन कौन सा है ये आपको पूछा गया, दैट इज प्राइस इज इक्वल्स टू मिनिमम एटीसी, ऐसे मैं इसको बोल सकता हूँ। अभी ये मिनिमम जो वर्ड है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ और है क्या? नहीं। अभी यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाला ऑप्शन टिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट जब भी अपन देखते हैं कौन सी देखते हैं, है ना, टोटल कॉस्ट देखनी चाहिए वाइल कंसिडरिंग द नॉर्मल प्रॉफिट और एनी इकोनॉमिक सिचुएशंस, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट, द थ्री स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैन बी रिफर्ड टू एज, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ना, चैप्टर नंबर 3 के यूनिट नंबर 1 से, कि तीन स्टेजेस कौन से होते हैं ये बता दो, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। इंक्रीजिंग ऑप्टिमम जैसा कुछ नहीं होता, पॉजिटिव रिटर्न जैसा भी कुछ नहीं होता, नील रिटर्न्स या नेगेटिव रिटर्न्स जैसा, मतलब नील रिटर्न्स जैसा कुछ भी नहीं होता है, और पॉजिटिव रिटर्न्स जैसा भी कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म में वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है ये आपको पूछा है। फैक्ट्री रेंट बिल्कुल भी फिक्स कॉस्ट है, बिकॉज वो आपको देना ही पड़ेगा। अकाउंटेंट्स का सैलरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस का प्रीमियम, ये सब फिक्स कॉस्ट का पार्ट। वेजेस फॉर द फैक्ट्री लेबर, यस, दिस इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म के लिए वेरिएबल कॉस्ट। वेजेस से मतलब क्या है? जब आप लेबर को लगाओगे तब आपको देना है, जितनी लेबर उतना ज्यादा वेजेस, लेबर कम वेजेस भी कम, ओके, दैट इज इट इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केट? बहुत ही सिंपल सवाल है, चैप्टर नंबर 4 के यूनिट नंबर 1 में सवाल आता है। 5 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं हमारे मार्केट के लिए, कौन से बेटा? बायर्स एंड सेलर, प्रोडक्ट और सर्विस, नॉलेज ऑफ द मार्केट, है ना, प्राइस डिटर्मिनेशन, हमारा मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई चेक करके करना, ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो ए 1 2 एंड 3 these आर द इंपॉर्टेंट। मल्टीपल प्राइसेस फॉर अ प्रोडक्ट और एट अ गिवन टाइम, नहीं, मल्टीपल प्राइसेस नहीं, सिंगल प्राइस होनी चाहिए, ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, द राइट टू वर्क इज गारंटेड बट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन गेट्स रेस्ट्रिक्टेड, मतलब क्या है? आपको काम करने का अधिकार तो है, लेकिन आप कहाँ काम करोगे इस पे बड़े ही रेस्ट्रिक्शंस लगाए वाले हैं। तो ये कौन सी जगह पे होता है? ये होता है इन केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना। आपको काम करने का अधिकार तो है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन कहाँ करना है वो रेस्ट्रिक्टेड है, ओके। सो दैट इज एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस एंड इट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, ओके। 44 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, मिक्स्ड इकोनॉमी इन द रियल वर्ल्ड कंप्राइजेस ऑफ, मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन कौन आता है? मार्केट और गवर्नमेंट दोनों भी लोग आते हैं, दैट इज बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट, है ना। चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2, बहुत ही सिंपल सवाल पूछ लिए गए, ठीक है बेटा, ओके। कंज्यूमर सोवेनिटी, मतलब लोगों का भला, लोगों का भला कहाँ बोला जाता है? इज अ फीचर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, दैट इज लेजिस्फेयर इकोनॉमी। लेजिस्फेयर मतलब क्या होता है? दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। यहाँ पे लोगों का भला देखा जाता है, जो लोग चाहते हैं वही काम जो है वो मार्केट में किया जाता है, कुछ और किया जाता है क्या? नहीं, दैट इज कंज्यूमर सोवेनिटी अपन इसे बोल सकते हैं बेटा, ओके। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 47 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। ये क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन में आ चुका है एमसीक्यू सीरीज में, है ना। कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिलेट करता है? कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो का पार्ट है, फैक्टर प्राइसिंग, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, ये सब माइक्रो का पार्ट है। मैक्रो क्या है? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, बिकॉज अपन इंटरनेशनल ट्रेड में आ गए यहाँ पे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगेन कहां पे बोली गई है? चैप्टर नंबर 1 के यूनिट नंबर 2 में सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखो, व्हेन टू प्रोड्यूस नहीं, ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना अपन ने बनाना है, ठीक है, वो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट, हाउ, व्हेन, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ओके, नॉट रिलेट दिस व्हेन टू प्रोड्यूस, कब बनाना है इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, क्या बोला हुआ है देखो,
Assume cost of producing 500 units to be 25,000. Okay. Investment of the entrepreneur in the business is 1,50,000. Okay. Normal rate of return is 10%. Okay. ये तीन इन्फॉर्मेशन अपने को दी। अपने को बोला है कि अपने को सेलिंग प्राइस ऐसा रखना है जहां पे अपन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाए, मतलब अपना जो प्राइस है वो अपने एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। अभी यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, वो निकाली जाएगी बेटा एडिशन ऑफ योर इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अभी एक्सप्लिसिट कॉस्ट अपने को पता है दैट इज 25,000। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा, एंटरप्रेन्योर ने अपने ओन रिसोर्स के लिए जो सैक्रिफाइस किया दैट इज 1.5 लाख रुपए जो उसने लगाया उसमें 10% वो कमा सकता था, मतलब क्या हो गया 25,000 प्लस 15,000। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करते। तो 25,000 रुपए उसका क्या हो गया बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, 15,000 रुपए उसके लिए क्या हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब टोटल खर्चा कितना हो गया है ना 25 प्लस 15 अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा खर्चा बन जाएगा 40,000। ठीक है, सो 40,000 इज माई एवरेज कॉस्ट, ऐसा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ है ना। 40,000 का एवरेज कॉस्ट आने के बाद में मुझे पता करना है कि मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा। मुझे कितने प्रोडक्ट बेचने हैं, मुझे बेचने हैं 500 यूनिट। कितने बेचने हैं 500। ठीक है, तो मैंने क्या किया प्राइस निकालने के लिए ओके 40,000 को 40,000 को डिवाइड कर दिया विद द 500 तो कितना आना चाहिए 80, मतलब मुझे 80 रुपए के ऊपर बेचना पड़ेगा सो दैट मेरा पूरा का पूरा जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए और मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाऊं विच इज अबव माई इकोनॉमिक कॉस्ट, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ बिकॉज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर ही होता है। ठीक है, सो अभी देखो 76 या 78 तो कर नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, 80 कर नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, अपने को सुपर नॉर्मल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 82 रुपीज के अंदर उसको बेचना पड़ेगा बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, मैंने बोला है कि अगर ये कंसेप्ट के बारे में अपने को एक ही चीज याद रखनी है इन केस ऑफ ओलिगोपोलिस्ट, और मैंने ये भी बात बोली है कि ओलिगोपोली आईसीआई का सबसे फेवरेट टॉपिक है, आईसीआई हर बार इस पे जो है सवाल पूछता ही है नो डाउट। तो अगेन यहाँ पे पूछ लिया गया थ्योरी ऑफ गेम जो दिया गया है इन केस ऑफ ओलिगोपोली अप्रोच, तो वो किसने बोला है, तो मैंने बोला था दो नाम याद रखने यहाँ पे है ना, वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मॉर्जेंटन है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बेटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसा मार्केट जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है उसको अपन क्या बोलेंगे, तो अपन दो पढ़ते हैं, एक होता है परफेक्ट और एक होता है इम्परफेक्ट। परफेक्ट मतलब ऐसा जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, इम्परफेक्ट मतलब ऐसा जहां पे प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ड्यूओपोली फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूओपोली मतलब क्या होता है, ऐसा मार्केट जहां पे दो सेलर्स हो, कितने हो दो, तो ड्यूओपोली ये किसका केस है, सो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू सेलर्स होता है और जहां पे सिर्फ दो हो तो वहां उसको क्या बोलेंगे ड्यूओपोली बोल देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बेटा। ठीक है, फॉर द क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अ ग्रुप ऑफ फर्म्स विच एक्सप्लिसिटली कोल्यूड बोलते हैं क्या होना चाहिए कार्टेल आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज इन इंडस्ट्रीज वेयर देयर आर फ्यू फर्म्स ऑल ऑफ विच सिमिलर इन साइज मे बी रेफर्ड टू एज अ कार्टेल। भाई कार्टेल, सब लोग जब एक जगह आ जाएंगे और एक जगह आके धंधा करेंगे दैट इज पार्ट ऑफ कार्टेल। नेक्स्ट, choose the correct option from the following options is not a true property of an indifference curve। कौन सा सही नहीं है, आईसी कर्व के 5 प्रॉपर्टी होते हैं उसमें से कौन सा नहीं प्रॉपर्टी ये अपने को बोलना है ना। सो आईसी is always convex to origin, yes. IC will not touch either axis, yes. IC can never intersect each other, yes. So which is not correct, IC curve slopes upward to the right because IC curve is downward sloping है ना, yes. Next, in which of the following conditions the demand curve touches the vertical axis and is horizontal at the price level। अभी ये क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों को थोड़ा लगाऊंगा अरे यार ये तो कुछ तो नया पढ़े जैसा लग रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा। ठीक है, सो क्या बोला हुआ है, ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां पे डिमांड कर्व जो है वो टच करता है किसको वर्टिकल एक्सिस को। वर्टिकल एक्सिस मतलब कौन सा होता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या बेटा, ये जो वाई एक्सिस आपको दिख रहा है दैट इज अवर वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, एंड इज हॉरिजॉन्टल एट द प्राइस लेवल। अभी प्राइस लेवल मतलब क्या है भाई, अलग अलग प्राइसेस के ऊपर है ना। अभी देखो प्राइस बिल्कुल भी सेम है और बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व कहाँ बनता है, वो बनता है हमारा इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कंपटीशन। कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक कंपटीशन, और वहां पे हमारा इलास्टिसिटी बन जाता है दैट इज इन्फिनाइट। क्या बन जाता है, इन्फिनाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, कैलकुलेट आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने बोला है बेटा, ठीक है बेटा सॉल्व करेंगे है ना, बहुत ही इजी सा सवाल होता है आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने को कैलकुलेट करने का। ओके
चलो क्या होता है फॉर्मूला, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 डिवाइड बाय P2 माइनस P1। ठीक है, व्हाट इज Q2? Q2 अपने को दिया हुआ है 75, है ना, माइनस 50 डिवाइड बाय 75 प्लस 50 इंटू व्हाट इज P2 एंड P1? P2 इज 20 एंड P1 इज 15। 20 माइनस 20 प्लस 15 एंड 20 माइनस 15। अच्छा बेटा, यहाँ पे अगर छोटी सी भी गलती होगी ना प्लस माइनस में, तो पूरा आंसर जा सकता है। तो इतनी बात याद रखो कि गलती प्लस माइनस की ना हो। ठीक है, सो 75 माइनस 50 करेंगे, 25 आ जाएगा डिवाइड बाय 125 इंटू 35 डिवाइड बाय 5। सो 5 7 जा 35 और 25 6 जा 125, 5 जा 125, सॉरी। तो क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 5, है ना, आपको कैलकुलेट करना है 7 डिवाइड बाय 5 1.4। ओके, आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए 1.4 बिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिड्यूसेस फ्रॉम 200 to 150, calculate the new quantity demanded assuming that price elasticity of demand is 2.5 and the original quantity demanded is your 25 kgs। अभी जब भी ऐसा सवाल आता है ना, तो वहां पे आर्क इलास्टिसिटी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, वहां पे अपने को परसेंटेज मेथड का यूज करना होता है। ठीक है, ये बात याद रख के अपने को सॉल्व करना चाहिए कि यहाँ पे परसेंटेज मेथड लगता है, ना कि आर्क इलास्टिसिटी, बिकॉज यहाँ पे अपने को इलास्टिसिटी कैलकुलेट नहीं करने बोला है, अपने को न्यू क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1 इंटू P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। ठीक है, सो मेरा इलास्टिसिटी दिया हुआ है दैट इज 2.5। अच्छा, मैं यहाँ पे किसी भी चीज को नेगेटिव कंसीडर नहीं करूंगा, बिकॉज जब भी अपन प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, सो मेरा जो प्राइस है वो 250 से 150 हो गया। ओके, क्वांटिटी जो है वो मुझे पता करना है, पहला क्वांटिटी 25 था। ठीक है, सो Q2 माइनस 25 divided by 25 into original price is 200 divided by 200 minus 150, है ना। सो 2.5 is equals to Q2 minus 25 divided by 25 into 200 divided by, ओके ये माइनस है ना, सो ये हो जाएगा 150। चलो ठीक है, ये गया कैंसिल। अभी मैं करता हूँ 2.5 इंटू 25 into 15 divided by 20, remaining will be Q2 minus 20। ओके, यस, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। 2.5 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइड बाय 20, कितना हो गया 46.875, प्लस कर दो इसके अंदर 25, क्या हो जाएगा 71.875। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है अपने पास में? नहीं है यार ऐसा कुछ भी ऑप्शन। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। न्यू क्वांटिटी हमारा 25 है। ठीक है, प्राइस जो है वो 200 से 150 हुआ है, कहीं पे अपन ने कुछ गलती करी है क्या, देख लेते एक बार। 200 टू 150 हुआ है, ठीक है ओके। एक बार थोड़ा है, मैं इसको मिटा दूँ। तो यहाँ पे अपनी गलती हो गई कि यहाँ पे हमने 50 कंसिडर कर लिया, इसको 150 कंसिडर करना था, है ना, और इस वजह से ही अपना आंसर यहाँ पे गलत जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने 50 ले लिया अभी। सो ये क्या हो जाएगा 2.5, है ना, 5 4 जा 20। ठीक है, 2.5 इंटू 25 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस 25। ठीक है, अभी ये बिल्कुल भी करेक्ट आना चाहिए, है ना। सो अभी सॉल्व करते हैं। 2.5 इंटू 25 डिवाइड बाय 4, है ना, तो ये हो जाएगा दैट इज 15.625, प्लस कर दूंगा मैं इसके अंदर 25, दैट इज 40.625, 40.625 इज इक्वल्स टू माई Q2। ठीक है, तो देख लेते 40.625 किधर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 हमारा यहाँ पे हो जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियो। अभी डिमांड कर्व अपवर्ड कब जाता है? इन केस ऑफ एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, है ना, जब एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड आता है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो ये नहीं है। यूनिटरी इलास्टिक के केस में भी डाउनवर्ड होगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 में भी डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, जो हमारे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड का केस बनता है, वहां पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा बेटा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कोर इंडस्ट्री ऑफ आईसीआई इन द इंडियन इकोनॉमी, है ना, कौन सी कोर इंडस्ट्री नहीं है? देखो, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, स्टील, ये सब हमारी कोर इंडस्ट्रीज है ना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ये हमारी कोर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, चैप्टर नंबर 10 से पूछा गया है ना। What is the maximum limit of FDI permitted under the automatic route in the marketing of food products and food products in e-commerce in India, है ना? That is 100% FDI हमने यहाँ पे अलाउ किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो एंड अप हो जाता है। 60 क्वेश्चन हमने देख लिए, सिर्फ और सिर्फ, और 40 क्वेश्चन ही हमको देखना है। 45 मिनट्स के अंदर हमारे 60 क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो चुके बेटा। अगले 15 मिनट में और 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे और 1 घंटे में सारा पेपर खत्म हो जाएगा। और एक स्पेशल बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सजेस्टेड आंसर का वीडियो है, ये मैं गोवा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। आप लोगों को पता ही है, आपने मेरा जो पहले अपलोड किया हुआ शॉर्ट वो देखा ही होगा, जहाँ पे मैंने बोला था कि मैं ट्रिप पे जो है वो घूमने के लिए आफ्टर योर एग्जाम्स गोवा आया हूँ। और आज मैं गोवा में अपने रूम पे बैठ के आप लोगों के लिए जो है वो ये सजेस्टेड आंसर का वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ तो कर दो, है ना। और बढ़िया से कमेंट भी करते जाओ इस वीडियो के नीचे कि आपको कैसा लगा, कि आपका पेपर कैसा रहा, और आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं पूरा ये सजेस्टेड आंसर देखने के बाद में। पूरा आंसर की देख के जाना है, एंड तक देखो, पूरे मार्क्स को कैलकुलेट करो और कमेंट में बता के जाओ। बिकॉज जो भी बच्चा सही से मार्क यहाँ पे कमेंट कर देगा आज के डेट में, और कल उसको अगर एग्जाम में सेम उतने ही मार्क आता है, डिक्टो कॉपी पेस्टेड, है ना, तो उसको मेरी तरफ से बिल्कुल भी गिफ्ट दिया जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच सेक्टर इन इंडिया हैज द हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी? कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा लेबर लगाया जाता है? दैट इज सर्विस सेक्टर के अंदर हमारे इंडिया का मेजर पॉपुलेशन आज जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECLGS? दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, है ना, ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। नेक्स्ट, which of the following features was not responsible for launching of the radical economic reforms of 1991? मतलब क्या है, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? वो आपको पूछा है। देखो, हर जगह ये लोग नहीं की बात पूछ रहे, तो नहीं पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। सीवियर स्ट्रेन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यस, इट इज द मेजर रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, हेवी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट, यस, ये भी प्रॉब्लम होता। stringent conditions of IMF for availing the further loans, yes, ये भी हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज हमारे पास एक्चुअली फॉरेन रिजर्व्स थे ही नहीं, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 लाने पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंटल इकोनॉमिक इंडिकेटर? चैप्टर नंबर 5 का सवाल। ठीक है, changes in stock prices, inflation, personal income, industrial production, which is not an example of कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, ऐसा आपको पूछा गया। इट इज चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस, है ना, ये हमारा कोइंसिडेंटल इंडिकेटर का पार्ट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल? कौन सा इंटरनल कॉज नहीं है, ये अपने को पूछा है। ठीक है, देखो, बिजनेस साइकिल के दो कॉजेस होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, दूसरे होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो अपने कंट्रोल में है, एक्सटर्नल जो अपने कंट्रोल के बाहर है। सो नेचुरल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल के बाहर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हमारे कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। ठीक है, सॉरी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हमारे कंट्रोल में होते हैं, बिकॉज अपनी सोच है, अपनी सोच तो अपनी कंट्रोल में है। ठीक है, सो यस, ये भी हमारे इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। ठीक है, वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी हमारे इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। नेचुरल फैक्टर्स ऐसे है जो एक्सटर्नल फैक्टर बोल के काम करते हैं, बिकॉज नेचर में क्या होगा वो हमारे कंट्रोल के बिल्कुल भी बियॉन्ड है। ठीक है, विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड राइज इन द आउटपुट prices leading to increased cost of living, okay, yes, and greater pressure on the fixed income earners, yes, ये कहाँ होता है, ये होता है इन केस ऑफ, है ना, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में होना चाहिए ऐसा कि जहाँ पे हमारे प्राइसेस जो है वो बढ़ते जाए और हमारे फिक्स्ड इनकम अर्नर्स का जो इनकम है वो कांस्टेंट है, उस वजह से उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव जो है वो बनता रहे। ठीक है, सो यस, ओके, यहाँ पे ये कहाँ पे होता है ऐसा पूछा हुआ है।
सॉरी, रैपिड इंक्रीज इन द आउटपुट प्राइसेस एंड लीडिंग टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। ओके, और फिक्स्ड इनकम अर्नर्स को दिक्कत हो जाएगी, ये होता है इन केस ऑफ अवर पीक। पीक के केस में बात होती है, दैट इज प्रॉस्पेरिटी, अपन जैसे बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। पीक में ये बात होती है ना, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, डाउन स्विंग, तीनों सेम ही बात होती है, पीक ही अलग है, दैट इज प्रॉस्पेरिटी आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और लॉ लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स बेटा। कौन से इंडिकेटर्स है? लैगिंग, जो अपने को पहले क्या हुआ है वो सब बताने का काम कर रहे हैं। देखो दो क्वेश्चंस आ गए सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स के ऊपर, तो आपको अच्छे से याद करना चाहिए। तीन इंडिकेटर हमारे पास में, लीडिंग, लैगिंग एंड कोइंसिडेंटल, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट फॉर एन एग्रीगेट लाइक जीडीपी, है ना। जीडीपी के लिए एमपी और एफसी, इन दोनों के बीच में कौन सा डिफरेंस है? दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, दैट इज एनआईटी। ओके, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन एक आया था, दैट इज आपको पूछा गया था नेशनल और डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस है वो बताओ, दैट इज एनएफआईए। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? दैट इज एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा यहाँ से तीन क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है बेटा, ठीक है, ध्यान दो, है ना। नेक्स्ट अगेन, व्हाट इज द एवरेज टोटल कॉस्ट व्हेन 4 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अभी एवरेज टोटल कॉस्ट मुझे पता करना है, व्हाट इज एटीसी। एटीसी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एन। तो मुझे देखना पड़ेगा व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पता चलेगा टोटल फिक्स एंड टोटल वेरिएबल से, है ना। 4 यूनिट्स के लिए टोटल फिक्स्ड है 100, टोटल वेरिएबल है 110, मतलब कितना हो गया बेटा? 210। सो 210 डिवाइडेड बाय 4 करो तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है बेटा। 210 डिवाइडेड बाय 4, 52.8, है ना। लय सोपसते मालिक, कसं असते एकदम लय सोपसते, है ना. त्यामुळे मी तुम्हाला म्हणतो चांगला अभ्यास करा, चांगलं होईल, सगळं एकदम बेस्ट होणार आणि तुम्ही सगळे चांगले मार्क घेऊन पुढे जाणार, है ना. सगळ्यांचे सगळे आउट ऑफ मार्क्स घेऊन येतील मला माहिती आहे, सगळ्यांना पेपर सोपा गेलेला आहे मला माहिती आहे, आणि सगळेजण चांगले मार्क घेणार आहेत हेही मला माहिती आहे, कारण की सगळेच्या सगळे क्वेश्चन आपण कधी ना कधी सॉल्व्ह केलेले आहेतच. ठीक है, पुढे बोलूया, चला. नेक्स्ट, कैलकुलेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस. अभी ये तो और इजी हो गया, बिकॉज मुझे इन्होंने डिफरेंशिएट करके दिया व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. 3 का टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 100. तो यार 100 से 3 को डिवाइड कर दो. ओके, व्हाट इज एवीसी, टीवीसी डिवाइडेड बाय 3, 100 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 33.33. बहुत ही सिंपल पूछ लिया, है ना. कैलकुलेट करो, बोला मार्जिनल कॉस्ट 5th यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए. अभी देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने से होता है. फिक्स कॉस्ट तो ऑलवेज क्या था? फिक्स था. अभी यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ रही है 5वें यूनिट के लिए? 18 से, 8 से बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ 8 से बेटा. कितने से? 8 से. दैट इज अवर मार्जिनल कॉस्ट, है ना, दैट इज 8. बहुत ही सिंपल, 8 इज अवर मार्जिनल कॉस्ट, है ना. यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न थ्योरी इन इंटरनेशनल ट्रेड. ये सेम क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू सीरीज में भी हमने कवर किया था बेटा, ठीक है. इट इज ऑप्शन इज इट इज बेस्ड ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये उसका कंपोनेंट नहीं है, ठीक है. मॉडर्न ट्रेड थ्योरी के अंदर अपन जो है इंटरनेशनल ट्रेड इज ओनली अ डिस्टिंक्ट केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. यस, इट कंसिडर फैक्टर प्राइसेस डिफरेंसेस. यस, इट कंसिडर्स रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स विच इम्पैक्ट द कंपैरेटिव कॉस्ट. ये सब उसके हमारे कंपोनेंट है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के, लेकिन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ये उसका नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, द अजम्पशन दैट देयर आर टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यू, money and interest bearing alternative financial assets in a central feature of which अप्रोच टू द डिमांड फॉर मनी, है ना. अभी ये कौन से दो मीडिया है जहां पे अपन पैसा स्टोर कर सकते हैं? बोले मनी में भी कर सकते हैं या उसके फाइनेंशियल असेट्स में भी कर सकते हैं जहां पे अपने को इंटरेस्ट मिलता हो, है ना. तो ये बोला है दैट इज इन्वेंट्री थ्योरेटिकल अप्रोच के अंदर. कहाँ बोला है? इन्वेंट्री थ्योरेटिकल अप्रोच. पोस्ट केनेशियन अप्रोच के अंदर अपन इन्वेंट्री थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ते हैं, वहां पे ये बात अपने को बोले वाली बेटा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. What is the notified consumer price index inflation set by the central government as the target for the period of 5 August 2016 to 31st March 2021? That is 4%, है ना. Yes, 4% is your maximum inflation rate जो यहाँ पे सेट किया गया है ना. 2%, 2% से लेके 6% का हमारा टोटल रेंज है. 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए और 6% के ऊपर नहीं जाना चाहिए. तो 4% का जो है हमारा एक गैप या टारगेट हमारा ऊपर नीचे चलते रहेगा, तो वो चलेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. अकॉर्डिंग टू केन्स द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. यस, अब ये कहाँ बोला हुआ है? ये बोला हुआ है केन्स के फंक्शन के अंदर. तो उसका कौन सा रिलेशनशिप अपने को यहाँ पे करेक्ट बता रहा है इक्वेशन, दैट एल आर इज इक्वल्स टू के वाई, है ना. एल आर इज इक्वल्स टू के वाई, जहां पे आर और के को अपन एक कांस्टेंट या पॉजिटिव कंपोनेंट मानते हैं, ठीक है.
एल एंड वाई हमारी यहाँ पे लेबर, और अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कैपिटल, ठीक है, इनकम अपन इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 75 क्वेश्चन हो गए सिर्फ और सिर्फ, और 25 क्वेश्चन बचे हैं। पूरे अंत तक आपको ये सारा आंसर की देख के जाना है, बिल्कुल भी गड़बड़ करना नहीं है, आपको पता चल जाएगा आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं। सारे के सारे करेक्ट आंसर्स अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। द डिग्री ऑफ एडॉप्शन ऑफ बैंकिंग हैबिट्स बाय द पब्लिक इज मेजर्ड बाय द कौन से अपन डिग्री से कैलकुलेट करेंगे अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो, अपने को लोगों को बैंकिंग हैबिट लगानी है। बैंकिंग हैबिट लगानी मतलब अपन क्या चाहते हैं कि लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करें। क्या करें? डिपॉजिट करें। दैट इज करेंसी डिपॉजिट रेशो, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात बोलूं बेटा, मैंने तो आपको ये बोला ही कि ये वीडियो मैं जो है वो गोवा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने होटल रूम में बैठ के, और स्पेसिफिकली आपको बोलूँ टाइम कितना हो रहा है, तो रात के 2 बजे। रात के 2 बजे मैं आप लोगों के लिए ये सजेस्टेड आंसर का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को सारे आंसर चेक करने में हेल्प हो जाए, है ना। आप मे बी इवनिंग में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में कभी भी देख रहे हो, लेकिन मैंने ये वीडियो रात के 2 बजे यानी कि नाइट में 2 AM को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा। तो आप लोगों को इसी पॉजिटिविटी के साथ में, इसी एनर्जी के साथ में जो है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो के नीचे कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर भी करना है कि उनको भी पता चले कि उनके आंसर्स कितने सही रहे, कितने गलत रहे। और जैसे भी आंसर्स आपके गए होंगे उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, जो हुआ सो हो गया, है ना। आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। अगर आपके आंसर सही नहीं जा रहे हैं, तो अगर 40 से भी कम मार्क्स आ रहे बेटा, तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट फॉर सितंबर अटेम्प्ट स्टडी। सितंबर अटेम्प्ट की पढ़ाई बिल्कुल भी यहाँ पे चालू कर दो। अगर अपने 40 के ऊपर बन रहना, बिल्कुल टेंशन मत लो, एंजॉय करो, है ना, और इंटर की पढ़ाई को शुरुआत कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। Which of the following pair of components is common to all sector models of the economy? कौन सा यहाँ पे पेयर जो है कॉमन है सभी सेक्टर मॉडल के लिए? That is household and firm, because ये 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर हर जो है वो उसके अंदर ये लोग होते ही है। ये कहीं भी जाते हैं क्या? नहीं, ये हर सेक्टर में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 एंड क्वेश्चन नंबर 79, जो अगेन किस पे पूछे गए हैं? चैप्टर नंबर 6 के यूनिट नंबर 2 पे पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, 78 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, है ना। कैलकुलेट करो बोला एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, किसके लिए? जब आपका इनकम रहेगा एट 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए जब आपकी इनकम है, वहां पे आपका एवीएस कितना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आपको कंजम्पशन दिया हुआ है कितना है? 400 आपका कंजम्पशन है। 500 में से अगर मैं 400 कंज्यूम कर रहा हूँ, मतलब मैं सेव कितना कर रहा हूँ बेटा? 100 करोड़ में सेव करता हूँ, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज फॉर्मूला एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना। सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। आपका सेविंग कितना है? सेविंग है 100, ओके। आपका इनकम कितना है? 500, तो कितना हो जाएगा आंसर, है ना। 1 डिवाइड बाय 5 करो, 1 डिवाइड बाय 5 दैट इज 0.20, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, आपको कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हेन इनकम चेंजेस फ्रॉम 300 टू 400, ओके। जब हमारी इनकम 300 से 400 हो गई, तो हमारे यहाँ पे एमपीसी कितना है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आपको देखना है, सॉरी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी कितना है आपको पूछा है। कितना चेंज आया? 75 का चेंज आया। कितना चेंज है? 75 का चेंज है, ओके। अच्छा, इनकम कितने से बदली? 100 से बदल रही है। आपका जो सेविंग कंजम्पशन है वो कितने से बदला? 75 से। तो क्या करेंगे, है ना, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, ओके। दैट इज 75 डिवाइड बाय 100, तो दैट इज 0.75 आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, there is an increase in the national income by 2000 crores when there is an increase in investment by 1600 crores, okay। तो कैलकुलेट करो बोला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी अपने को जो नेशनल इनकम का चेंज और इन्वेस्टमेंट का चेंज दिया है, उससे अपने को पता चलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। के क्या होता है? चेंज इन आपका इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपका चेंज इन इनकम कितना है? 2000। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 1600। तो कैलकुलेट करो, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 16, 20 डिवाइड बाय 16, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1.25, है ना। यानी कि आपका मल्टीप्लायर कितना हो गया? 1.25। अभी सो मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एम पी सी, जिसको अपन 1 माइनस एम पी 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे? 1.25 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1.25, ठीक है, ओके। अभी 1 डिवाइडेड बाय 1.25, आंसर इज 0.8, ओके। फिर 0.8 के साथ आपको क्या करना है? आपको जो है वो 0.8 आ गया, लेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0.80। अभी आप क्या करोगे?
आप जो है 1 - 0.80 करोगे और बी को लेके जाओगे इजिकल्स टू के उधर, तो वो उधर से इधर आया तो नेगेटिव हो गया, ये उधर से उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। तो आंसर हो जाएगा 0.20 इजिकल्स टू योर बी। मतलब बी क्या है, बी इज 0.20, है ना, इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 81, ओके। मार्केट्स डीलिंग विथ होमोजीनियस प्रोडक्ट विच आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर रेफर्ड टू एज। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, होमोजीनियस है, मतलब कौन सा कॉम्पिटिशन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा है चैप्टर नंबर 4 के यूनिट नंबर 1 से ही, है ना। यस, क्या पूछा गया है, देखो ए आर कैलकुलेट करो बोला, एम आर दिया हुआ है 15, प्राइस इलास्टिसिटी दिया हुआ है 1.5। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपका ए आर एम आर इलास्टिसिटी वाला रिलेशनशिप। तो फॉर्मूला क्या है, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू E-1 डिवाइड बाई ई, है ना। अभी मुझे एम आर पता है 15, ए आर मुझे पता नहीं है, मुझे कैलकुलेट करना है। इलास्टिसिटी मुझे दिया है 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.5। सो क्या करूंगा मैं अभी, मैं करूंगा इसको सॉल्व। 15 इंटू 1.5 डिवाइड बाय, है ना, 1.5 माइनस 1 करने से आएगा 0.5 इज इक्वल्स टू ए आर। ओके, 15 into 1.5 divided by 0.5, answer will become 45. So 45 is equals to my average revenue. Yes, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। हर एक जगह इन्होंने देखो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन पूछ रखे। पूरे इस पेपर के अंदर मोर देन 20 क्वेश्चंस उन्होंने कैलकुलेशन बेस्ड पूछे हैं। तो आपको कैलकुलेशंस फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए बेटा। बार बार मैं बोलता हूँ, मॉड्यूल पढ़ो, फॉर्मूलाज याद करो, फॉर्मूलाज याद करो। अच्छा, रटना नहीं है, समझा, समझ के लो कैसे बना हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी इजीली निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू और द ऑफ द फोर्थ यूनिट। चौथे यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू कितना है बताओ। ठीक है, सो 3 से 4 में क्या चेंज आया अपने को वो देखना चाहिए। ठीक है, 3 से 4 में टोटल रेवेन्यू का चेंज कितना है, वो है 60 का। कितना है बेटा, 60 का। मतलब एम आर कितना हो गया, 60 हो गया। बहुत ही सिंपल। अच्छा, इससे सिंपल ऐसे है और आपसे क्या ही एक्सपेक्ट करे। अगर यही सवाल गलत हो रहे तो बेटा बिल्कुल आपकी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट, द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ मार्केट आर। कौन से ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अपन जहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। साइज ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ कमोडिटी, एक्सटेंट ऑफ सप्लाई, ओके, साइज ऑफ कमोडिटी, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सटेंट ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ कमोडिटी, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ प्रोडक्शन, एक्सटेंट ऑफ डिमांड एंड नेचर ऑफ कमोडिटी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज साइज ऑफ प्रोडक्शन, है ना, किस लेवल का प्रोडक्शन होता है। ओके, उसके हिसाब से मार्केट को डिसाइड किया जाता है, रिटेल है या होलसेल है। नेचर ऑफ कमोडिटी, कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट बेच रहे हो आप लोग। ठीक है, जरूरी है, जरूरी नहीं है, यानी कि स्पॉट मार्केट है या कैश मार्केट है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई कितना है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, है ना, वो सबसे भी अपन यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, when the price of sugar is rupees 60 per kg, its demand is 10 kgs. Subsequently, if the price of coffee declines from 500 per kg to 450 per kg, the usage of sugar rises from 10 kg to 15 kg. Calculate the cross price elasticity, आपको बोला है। ओके, आपको पहले समझना है किसका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है। क्वांटिटी आपको दिया हुआ है शुगर का, मतलब आपको शुगर का क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है। किसके साथ में, आपको दिया हुआ है प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी के साथ में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको जो है वो कॉफी के साथ में यहाँ पे अपना क्रॉस इलास्टिसिटी पता करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं थोड़ा यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ। ओके, 85 का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, है ना। जहां पे मुझे दिया हुआ है प्राइस का जो चेंज है, मैं इसको लिखता हूँ P1 कितना है 500। ठीक है, P2 कितना है बेटा 450, है ना। Q2 जो है वो मुझे दिया हुआ है 10 से 15। Q1 इज माई, Q1 कितना है 10 और Q2 कितना है 15। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो है वो कॉफी की प्राइसेस डिक्लाइन होने की वजह से शुगर की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो रही है, यानी इलास्टिसिटी क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, सो मुझे कैलकुलेट करना है, मैं आर की इलास्टिसिटी से यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले। ठीक है, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 डिवाइड बाय P2 माइनस P1। ठीक है, व्हाट इज Q2 इज 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 15 प्लस 10 इंटू P2 कितना दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 450 प्लस 500 डिवाइड बाय 450 माइनस 500। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 5/25 इंटू 950/50। ठीक है, ओके सॉल्व करते हैं। देखो 5 5 ज़ा 25 है ना, और ये 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45। ठीक है, तो क्या हो गया 19/5। क्या बचेगा 19/5। तो 19/5 करने से आंसर आता है 3.8, है ना। 3.8 यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है। ओके, क्या यहाँ पे 3.8 आंसर अवेलेबल है? नहीं है, मतलब मेरा यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? फॉर्मूला चेंज करते हैं। ठीक है, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1 इंटू P1 डिवाइड बाय P2 माइनस P1। व्हाट इज माई Q2? है ना 15 और 10। 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू प्राइस कितना दिया हुआ है? प्राइस इज 500 डिवाइड में 450। तो 500 माइनस 450 माइनस 500। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका भी? 5/10 इंटू 500/50। 5 2 ज़ा 10, 5 10 ज़ा 50। 10/2 आंसर इज 5। जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी 5 आना चाहिए, और मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे नेगेटिव बनता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा, इट इज -5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। फाइंड द कोइफिशिएंट बोला है। कोइफिशिएंट बोलने के बाद में आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। कोइफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस फ्रॉम 10 to 6, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 10 to 20। ओके, अभी यहाँ पे मुझे Q1 Q2 दोनों दिया हुआ है, तो मुझे अगेन क्या लगाना है? आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 86, है ना। इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ। Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q2 प्लस Q1, ओके, इंटू P2 प्लस P1 डिवाइड बाई P2 माइनस P1, है ना। व्हाट इज Q2? Q2 इज 20 एंड 10। 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 10, ओके। व्हाट इज प्राइस? 10 एंड 6। 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 6 माइनस 10। 10 डिवाइड बाई 30 इंटू 16 डिवाइड बाई 4, है ना। सो 4 4 ज़ा 16, है ना। 4 डिवाइडेड बाई 3 रिमेन्स, 4 डिवाइडेड बाई 3 1.33 आंसर आ रहा है। ओके, 1.33 कहाँ पे अवेलेबल है? 1.33 अवेलेबल ही नहीं है, तो मतलब ये काम का है क्या आंसर? नहीं। तो अच्छा चलो बेटा, मेथड चेंज करके दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1 इंटू P1 डिवाइड बाई P2 माइनस P1। ठीक है, अभी Q2 क्या है? Q2 इज 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू P1 क्या है? P1 है मेरे लिए 10 डिवाइड बाई 6 माइनस 10। ओके, सो 20 माइनस 10 कितना होगा? 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 4, ये दोनों कैंसिल, और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा, सो 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। सो यहाँ पे मेरा आंसर आना चाहिए 2.5, है ना। ओके, अच्छा कोइफिशिएंट पूछा हुआ है, कोइफिशिएंट मतलब पॉजिटिव होना चाहिए था, बट ऑप्शन में कहीं पे भी पॉजिटिव कुछ भी दिया हुआ है क्या? नहीं, तो मुझे ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। ओके, अच्छा अपन ने कुछ गलत किया है क्या, एक बार देख लेते हैं, है ना। 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, यहाँ पे 20 माइनस 10 30, 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 ज़ा 16, 4/3। ओके, यस करेक्ट, ना 20 10, 10 से 20, 10 से 20, है ना, और यहाँ पे 10 से 6। राइट, चलो अपन कहीं कुछ गलत कर रहे हैं क्या, मैं देख रहा था, बस गलत कुछ नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 86 का यहाँ पे जो आंसर बनना चाहिए वो यही बनना चाहिए, है ना। आर्क इलास्टिसिटी से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैसे मेरा 1.5 आएगा?
30 डिवाइड बाय 10 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4, 1.33 ही आंसर आता है ना। तो 2.5 आंसर होना चाहिए, और 2.5 यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो अपने को नेगेटिव ही चूज करना पड़ेगा। ओके, अभी अगर आप आर्क वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे हमारा आर्क से तो आंसर नहीं आ रहा है, 1.33 आ रहा है, तो कुछ गलत हो सकता है ना। चलो, तो 2.5 आंसर होना चाहिए 86 का। 87 पे आते हैं, 87। Next, the articles of prestige value used by rich people as status symbol for increasing their social prestige and or for displaying their wealth is known as conspicuous goods, है ना। अपन इसको बोलते हैं महंगी चीजें। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको? महंगी चीजें, conspicuous goods। ओके, फॉर अ हाउसहोल्ड पर्पस द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज अराइव्ड एट 0.5। व्हाट कैन बी अज्यूम्ड अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट? देखो, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका इलास्टिसिटी बिल्कुल भी पॉजिटिव है तो उसको अपन पहले क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। उसके बाद में अगर वो 0 से ज्यादा है और 1 से कम है, मतलब वो क्या है? नेसेसरी गुड्स है। क्या है वो? नेसेसिटी गुड्स है ना। सो इट इज नॉर्मल गुड्स एंड इट फुलफिल्स द नेसेसिटी। लग्जरी नहीं है, इंफीरियर नहीं है, और जीरो इनकम इलास्टिसिटी भी नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से नहीं है? ये बोले, कार और पेट्रोल है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, और ब्रेड एंड जैम भी है। ब्लेजर एंड जैकेट नहीं, बिकॉज ये हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स का पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। A fall in the level of investment and employment and supply exceeding the demand to great extent is a predominant, है ना। ये कहाँ देखा जाता है? इट इज अ फेज ऑफ रिसेशन। ये रिसेशन के फेज में देखा जाता है जहां पे इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सप्लाई भी जो है बढ़ रहा है, अपनी डिमांड से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, दैट इज इन यहाँ पे हमारा रिसेशन वाला फेज, वो अपन ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91। Which of the following is again not a characteristic of oligopoly market? Strategic interdependence है, group behavior भी है, importance of selling cost भी है ना। No importance of advertising, ये ऐसे कोई पॉइंट वहां पे बनता ही नहीं है। ओके, गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्टेप्स टू रेगुलेट and prevent formation of certain market forms that are exploitative and create undesirable outcomes in the economy, है ना। अभी कहाँ पे अगर एक्सप्लोइटेटिव वगैरह हो रहा है, मार्केट फॉर्म क्रिएट हो रहा है, अपन वहां से उसको रोकना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं, इट इज मोनोपोली मार्केट। क्या बोलेंगे अपन उसको बेटा? मोनोपोली मार्केट अपन वहां पे बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 93 यहाँ पे पूछा गया है। ओके, द इंडस्ट्री एंड द फर्म आर आइडेंटिकल इन डैश टाइप ऑफ मार्केट सिचुएशन। कहाँ पे दोनों एक हो जाते हैं? अगेन मोनोपोली में दोनों एक होते हैं, इंडस्ट्री और फर्म। ठीक है, नेक्स्ट, select the correct option from the following which represents market classification based on volume of business। वॉल्यूम के बेसिस पे अपन दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक तो रिटेल मार्केट, दूसरा होता है होलसेल मार्केट। ठीक है, सो यस, स्पॉट नहीं, लोकल नहीं, ये नहीं, दैट इज रिटेल मार्केट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95। गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू जीडीपी because income is only redistributed from one group people to another without any direct contribution by the recipient। okay, अच्छा, मतलब क्या है? एक जगह से पैसा जा रहा है दूसरी जगह पे, बट यो जीडीपी में कंसिडर नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? ये जीडीपी से बाहर निकल रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है। दैट इज ट्रांसफर पेमेंट, जिसको अपन जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। ओके, नेक्स्ट, which of the following is not a criteria for distribution of central taxes among the states for the period of 21 to 26, है ना। अब ये कहाँ बोला है? चैप्टर नंबर 7 के यूनिट नंबर 1 में अगर आप पढ़ते हो तो वहां पे अपन को सेंट्रल और स्टेट का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ में आता है। ठीक है, सो एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, पॉपुलेशन, ये सब उसके क्राइटेरिया है, बट अडल्ट लिटरेसी ये उसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट अगेन सेम टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। मैंने बोला था हमेशा आर्टिकल नंबर पढ़ के जाना बेटा, एक आर्टिकल पे बिल्कुल सवाल आने ही वाला है, ये गारंटेड है, और आईसीआई हमेशा आर्टिकल पे सवाल पूछता ही है। ठीक है, सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। दैट इज आर्टिकल नंबर 271, ये बेस्ड होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डज नॉट स्टेट गवर्नमेंट लिए, मतलब सरकार कौन से टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स नहीं लगाता है ना। अच्छा, विच टैक्स डज द स्टेट गवर्नमेंट लिए, मतलब कौन सा टैक्स सरकार लगाती है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। टैक्स ऑन इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट है, कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, टैक्सेस ऑन व्हीकल, आरटीओ, आरटीओ का जो टैक्स है वो कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, लास्ट दो क्वेश्चंस बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पूरा सजेस्टेड आंसर का वीडियो देख लिया है। आप अंत तक अगर मेरे साथ बने हुए हो तो जरूर जरूर इस वीडियो को लाइक करो, चैनल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और वीडियो के नीचे कमेंट भी करो कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं। आपने सारा पेपर देख लिया, बढ़िया से आप आपके मार्क्स काउंट करो। मैं आप लोगों के लिए रात के 2 बजे बैठ के गोवा में बैठ के जब सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, मैं वहां पे आपके लिए ये सजेस्टेड आंसर का वीडियो बना रहा हूँ बेटा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपने भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, है ना। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आपको क्या करना है? बस
इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी कमेंट करो, मुझे फीडबैक लिखो कि सर आपका पढ़ाना बहुत ही अच्छा है, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, आपके सजेस्टेड आंसर्स देख के मुझे इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे हो, आपको भला बुरा जो बोलना है बेटा बिल्कुल फीडबैक में लिखते जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी मोस्ट अप्रोप्रिएट? कौन से टाइम में हमने एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी लगानी चाहिए? जहां पे इकोनॉमी बिल्कुल भी डूब चुकी है वहां लगानी चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉन्ट्रैक्शन में है ना, पीक या एक्सपेंशन में काम करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एसोसिएटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना देना नहीं रखता है, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा काम नहीं है, बट वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। फॉरेन अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, फॉरेन ट्रेड भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, मनी एंड बैंकिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, पुलिस प्रोटेक्शन ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट बनता है बेटा, ठीक है। यस, इसके साथ हमने हमारा सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स मई 2026 का पूरा पेपर जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सारे 100 एमसीक्यूज का क्या आंसर बनना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर कोई गलती लगती है आपको तो आप बिल्कुल कमेंट करो, अगर कुछ भी आपको डाउट है आप कमेंट करो और मुझसे डाउट पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा बेटा, ठीक है। यस, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी अपनी छुट्टियों को एंजॉय कीजिए, बहुत सारे मजे कीजिए, है ना। आप लोगों को अभी छुट्टियां लग गई है और इन छुट्टियों का आपको पूरा पूरा यूज करना है, बहुत अच्छे से मजे करने हैं, जिंदगी में जीना है ना। बहुत ही जल्दी आप लोग अपने इंटर की पढ़ाई के लिए लग जाओगे, तब तक जो टाइम है पूरा का पूरा टाइम एंजॉय करो, मस्ती करो, घूमने फिरने जाओ कहीं अगर जाना है तो, बिकॉज एक बार अगर इंटर की पढ़ाई चालू हो गई तो आपको फिर कहीं घूमने को मिलने वाला नहीं है बेटा, ठीक है। चलो ओके, बाय 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 बेटा, बिल्कुल टेक केयर। आप लोग जो है वो अपनी अपनी जिंदगी की मजे करो, ओके। बहुत ज्यादा मजा करना है आपको जिंदगी के अंदर और पूरा जो है अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, ठीक है बेटा। चलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।